न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा कभी, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, सभी को जोहार, जय हिंद। आप सबों का स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर गोल्स पे। याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ आप लोग ज़रा से भी नहीं घबराएं। जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, वो मैं जो भी आपके 10 लोकगीत हैं, 10 लोकगीत, 10 कविता, 10 लोक कथा, 8 शिष्ट कथा, 8 कवि परिचय प्लस एक नाटक, ये सारे चीज़ों का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और वीडियो सेक्शनल टेस्ट सब कुछ आपके सितंबर 10-12 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए घबराए नहीं, आपको आपका जो सिलेबस है 1 मंथ बिफोर आपका कंप्लीट होगा। आप लोगों का मैसेज मुझे मिला, तो ज़रा से नहीं घबराएं। बस आप जो अपने आप से वादा किए हैं कि सचिवालय में जॉब लेके रहेंगे, तो वो बस ले करके रहिएगा। और यही स्टडी फॉर गोल्स की पूंजी है और लगातार वीडियो आएगा। अब मैं युद्ध स्तर पे इस पर काम पे लग गया हूँ। चलिए उसी में एक आगे कड़ी को जोड़ते हैं। कवि परिचय है डॉक्टर बीपी केसरी। जी हाँ दोस्तों, आज रात तक मान के चलिए, आज रात तक जैसे वीडियो मतलब जो क्या कहते हैं ऐप के जो होल्डर हैं रंजीत सर के द्वारा सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया जाएगा। आज 12 बजे रात तक कवि परिचय आपको सारे चीज़ ख़त्म मिलेंगे, वीडियो, सेक्शनल टेस्ट प्लस पीडीएफ फाइल एंड डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग कविता गीत पे चलेंगे, फिर लोक कथा शिष्ट कथा पे चलेंगे। चलिए आइए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डॉक्टर बीपी केसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कवि परिचय में, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गिरधारी राम गंझू गिरिराज, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हर बार की भांति सिलेबस है आपके समक्ष, ठीक है, आप तो अवगत हो चुके होंगे। अब आइए कंटेंट पे। ये क्या है? 4 पीडीएफ सेक्शनल टेस्ट प्लस वीडियो आपको मिल चुका है। आज हम चारों डिलीवर करने वाले हैं आपको रात के 12 बजे तक। अभी से लेकर के 3 to 4 आवर्स पूरा कंटेंट पे ही काम कर रहा हूँ। चलिए क्या पढ़ रहे हैं? डॉक्टर बीपी केसरी। याद रखिएगा क्या है डॉक्टर बीपी केसरी? तो कुशल शिक्षाविद, झारखंड आंदोलनकारी, साहित्यकार, इतिहासकार, समाजसेवी। देखिए अपने आप में क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इनकी गरिमा, इनकी महिमा को समझिए। कुशल शिक्षाविद, आंदोलनकारी, साहित्यकार, इतिहासकार, समाजसेवी। तो ये जो आप झारखंड आंदोलनकारी देख रहे हैं, तो इस वजह से झारखंड की पीड़ा को ये समझते हैं, झारखंड की पीड़ा को ये काव्यगत विशेषता जो आपको पढ़ना है इंड में कवि परिचय में, निबंध परिचय में, तो इसमें ये झलकता है। ये झारखंड के दुख को, वो ये प्रकृति के रीज रंग को नहीं पढ़ करके वहाँ करके समस्याओं को जिक्र करते हैं, क्योंकि एक आंदोलनकारी हैं। इन्होंने झारखंड की आत्मा से प्यार किया। ये चाहते हैं कि झारखंड का विकास और झारखंड के लोगों का विकास हो, जो आपको कविता में दिखेगा, एंडिंग वीडियो लेक्चर में आपके सामने आएगा। अब देखिए, अब इनके डिटेल को चेक करते हैं कि क्या क्या सूक्ष्म बारीकियाँ हैं। क्वेश्चन एग्जाम सेंटर पे डिपेंड करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माता का पिताजी का नाम, पति का नाम, निधन, जन्म, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना है तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। आइए, किस परिवार में जन्मे? तो मारवाड़ी और केसरवाड़ी परिवार में जन्म हुआ इनका, दोनों चलेगा, मारवाड़ी केसरवाड़ी। जन्म कब हुआ? तो 1 जुलाई 1933 को जन्म हुआ था। जन्म ठाव किस स्थान में जन्मे थे? पिठुरिया, रांची में जन्मे थे। तो जन्म और जन्म स्थान, जन्म जिला, ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर बीपी केसरी का जन्म कब होलक, ठीक है, जन्म कब होलक, जन्म ठाव कर का नाम है, जन्म जिला कर का नाम है। तो याद रखिएगा, जन्म हुआ 1 जुलाई 1933, जन्म ठाव पिठुरिया, रांची में। पिताजी श्री शिवनारायण साहू थे, माताजी श्रीमती लगन देवी, पत्नी शांति केसरी। और निधन इनका कब हुआ? 2016 में, 14 अगस्त 2016 में। कब हुआ? 84 वर्ष की उम्र में। तो अच्छा खासा ज़िंदगी इन्होंने जिए, और जो नागपुरी को एक अलग आयाम, एक डायमेंशन प्रोवाइड इन्होंने किया। आज जो हम नागपुरी पढ़ रहे हैं, हम जो नागपुरी पढ़ के जॉब लिए, आप लोगों की जो भविष्य में इच्छा है कि नागपुरी को लेकर के जॉब तक पहुँचे, इन्हीं की देन है। किनकी? बीपी केसरी की देन है। इसलिए ये अपने आप में अतुलनीय है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कवि परिचय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है तो यहीं से बनेगी। आइए शिक्षा देखते हैं। इनका शिक्षा रांची से हुआ, हिंदी से एमए प्लस पीएचडी किया। हाईएस्ट एजुकेशन याद रखिएगा, बीए, एमए, बीएड, पीएचडी रहेगा तो आपको पीएचडी मारना है। इनका शिक्षा कहाँ हुआ? रांची से एमए प्लस पीएचडी किए हुए हैं। शोध का विषय नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस, ठीक है, एकदम वीवीआई, जिसको हम वीवीआई बोले दोस्तों, उसको एकदम दिमाग में स्टोर कर लेना, कैपेसिटर की तरह स्टोर करके लेके जाना, बीच में कहीं भी चार्ज खोने ना पाए। नागपुरी गीतों का श्रृंगार रस क्या है? इनका शोध का विषय दे देगा। डॉक्टर बीपी केसरी का शोध का विषय क्या रहे हैं? तो नागपुरी गीतों का श्रृंगार रस। हिंदी नागपुरी दोनों के कवि थे, देख रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने हिंदी में एमए प्लस पीएचडी भी किया हुआ है। अब देखिए पुरस्कार, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो मैं बार बार बताता हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।
आप बस तैयारी कीजिए दोस्तों, बस टेंशन फ्री रहिए एकदम। आपका एग्ज़ाम कितना है, 14-15 अक्टूबर है आपका, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट है, ये डेट एक्सपेंड होगा, लेकिन अगर नहीं भी एक्सपेंड होता हम इसी को फाइनल मानते हैं। तो 14 से 15, 14 से 15 क्या है आपके पास, याद रखिएगा सितंबर तक सिलेबस हम एवरीथिंग कंप्लीट कर देंगे एकदम। बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए आप, ठीक है। एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, विद्यासागर पुरस्कार मिला 1982 में विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर द्वारा। पहला पुरस्कार याद रखिएगा कब मिला इनको, तो विद्यासागर पुरस्कार मिला इनको कब, 1982 में। किसके द्वारा, विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर। 3 क्वेश्चन बनते हैं कि विद्यासागर पुरस्कार कब मिला, 1982 में, किसके द्वारा दिया गया, तो विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर। झारखंड रत्न भी इनको मिल चुका कब, 1999 में, 1999 में मिला है, लोक सेवा समिति द्वारा मिला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान कब मिला है, 2003 में मिला है। कौन से सम्मान कब, यह किस साल में मिला, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे सम्मान है, देख रहे हैं आप, सम्मान देख रहे हैं, 7 प्रकार के इनको सम्मान मिल चुके हैं, और सारे नामी गिनामी सम्मान। झारखंड गौरव सम्मान देख रहे हैं, झारखंड गौरव सम्मान कब मिला, 2009 में। राजभाषा सम्मान कब मिला, 2010 में। रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान कब मिला, 2010 में, ये दोनों 2010 में है। झारखंड सरकार द्वारा आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी इनको मिला कब, 2011-12 में। मतलब पुरस्कार की इन्होंने लड़ी लगा करके रखे हैं, झड़ी जिसको बोलते हैं ना। देखिए कितने महान व्यक्तित्व थे, इसीलिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। तो ये डेट वाइज मेंशन है, देखिए पहले 82, फिर 1999, 2003, 2009, 2010, 2010, 2011-12। और कौन से पुरस्कार हैं सब आपके सामने है, एकदम रट्टा मार के लेकर के जाना है, दिमाग में स्टोर करके, ठीक है। याद रखिएगा, विद्यासागर पुरस्कार, झारखंड रत्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान, राजभाषा सम्मान, रांची दूरदर्शन केंद्र सम्मान, और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार झारखंड सरकार का। कितना कुछ मिला है, कितने अपने आप में महान व्यक्तित्व थे। चलिए, और इसी वजह से क्या है, इनको एक चलता फिरता पुस्तकालय भी कहा जाता है। आइए अब सेवार काम भी इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है। गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज डाल्टनगंज में प्राध्यापक के रूप में काम किए, ठीक है। किसके रूप में काम किए, प्राध्यापक के रूप में। कहाँ काम किए, डाल्टनगंज में। और मतलब किस कॉलेज में काम किया डाल्टनगंज में, तो गणेश लाल अग्रवाल, ठीक है, GLA, गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज में इन्होंने क्या है, प्राध्यापक के रूप में काम किए, ठीक है। 1980 में रामदयाल मुंडा के साथ रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी इनको बनाया गया। देख रहे हैं, VVI सेगमेंट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं, आप एकदम पूरा क्वेश्चन पूछने का चांसेस रहेगा। क्या है, 1980 में रामदयाल मुंडा के साथ इन्होंने क्या किए, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की, क्या रांची विश्वविद्यालय में, और उसके अध्यक्ष भी रहे, और वहीं से इन सारी चीज़ें लोकल लैंग्वेज में नागपुरी आप पढ़ते आ रहे हैं। 2002 में अपनी पत्नी के साथ पिठोरिया में नागपुरी संस्थान की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी का सिलेबस में ये डाल दिया गया, अगर सिलेबस नहीं रहता तो जो बैकग्राउंड से 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिनका बराबर मेरे पास कॉल आता था कि सर ये 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कहाँ से करा सकते हैं, क्या आप करा सकते हैं, आपका स्कोर 99 है, क्या हम 90 प्लस 95 के आसपास पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए मेरा जवाब रहता था जी हाँ पहुंच सकते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस बेहतरीन ढंग से बनाएगा, यहीं से उठा के पूछ जाता था। नागपुरी संस्थान जो है किसकी देन है, ठीक है, यह कब आया सामने, तो 2002 में। कब, किन के द्वारा, BP केसरी उनकी पत्नी के द्वारा, ठीक है। पत्नी का नाम भी आपके समक्ष यहाँ पे रखे थे हम, पत्नी किन क्या है, ये भी देखिए डॉक्टर है शांति केसरी, ठीक है। आगे आइए, डॉक्टर BP केसरी जो है 35,000 कविताओं और 4,000 लोकगीत की रचना की। याद रखिएगा, BP केसरी जो है 35,000 कविता का रचना लिखे, साथ ही क्या 4,000 लोकगीताओं की भी ये रचना किए हैं। अब आइए दूसरा सेगमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पत्र पत्रिका। इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछेगा। याद रखिएगा, जो कवि परिचय आप पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये झारखंड को में नागपुरी को इन्होंने संवारा है, सजाया है, तो कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। आप एक्साइज कांस्टेबल दे रहे हैं, सचिवालय दे रहे हैं, नगर पालिका दे रहे हैं, या आने वाले टाइम में जनरल दरोगा, फॉरेस्ट दरोगा, एक्साइज दरोगा देखेंगे, और बहुत सारी जो भी वैकेंसी आपको देखेंगे 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, तो ये इसके लिए हमेशा के लिए एवरग्रीन टॉपिक है। तो याद रखिएगा, तो भले सिलेबस कुछ भी चेंज हो, बैकग्राउंड से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कवि परिचय है आपको यहाँ डाला गया है, तो इसके नोट्स को, मेरे वीडियो को आप जहन में रखेंगे सारी चीज़ों को। जय झारखंड पत्रिका कहाँ, डाल्टनगंज से प्रकाशित की। जय झारखंड पत्रिका कहाँ से निकाला गया था, डाल्टनगंज से, ठीक है। नागपुरी हलधर पत्रिका का प्रकाशन भी किए। नागपुरी हलधर पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा BP केसरी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय झारखंड पत्रिका कहाँ से निकाला गया था, डाल्टनगंज के द्वारा। किसके द्वारा निकाला गया था, तो डॉक्टर BP केसरी द्वारा।
चलिए, बीपी केसरी द्वारा 500 नागपुरी कवि की सूची तैयार किया गया और उनकी उनकी संरचनाएं भी। तो बीपी केसरी ही हैं जिन्होंने नागपुरी में छोटा बड़ा आधुनिक पुराना सारे कवि का इकट्ठा करके सारी चीज़ों को रचनाएं को इकट्ठा की हैं, मतलब सूची तैयार की है कि नागपुरी में कि जितने भी कवि हुए हैं 500 नागपुरी कवि हुए हैं। सोच सकते हैं आप कितने कितने लोगों का योगदान है। तो उन सारे लोगों का सूची तैयार की है इन्होंने, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के एकदम नवीनतम तक। और साथ ही जहाँ तक पॉसिबल हुआ उनकी रचनाएं भी इन्होंने एक जगह संकलित की हुई हैं। इन्हें नागपुरी का चलता फिरता पुस्तकालय भी कहा जाता है। देख रहे हैं अपने आप में इतने सुदृढ़, इन्हीं की देन है जो आप नागपुरी पढ़ रहे हैं। और बहुत डेप्थ रखते थे, इतने सारे रिवार्ड हैं, इतने सारे अवार्ड हैं, इनके नाम आप देख ही पा रहे हैं, देख रहे हैं कितने सारे रिवार्ड हैं। तो जिनकी वजह से इनको क्या चलता फिरता पुस्तकालय कहा जाता है। छपल रचना, छपल रचना में क्या है, नागपुरी बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको बोलिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या उपलब्धि है, क्या इन्होंने इनकी रचनाएं हैं और पुरस्कार क्या इनको मिला है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद आता है इनका जन्म मृत्यु माता पिताजी, ये सारे। नागपुरी भाषा और साहित्य लेख संग्रह याद रखिएगा क्या है, दे देगा डॉक्टर बीपी केसरी कर लेख संग्रह कर का नाम है। तो याद रखना है नागपुरी भाषा और साहित्य उनका लेख संग्रह का नाम है, ठीक है। बहुत सारे आदिवासी पत्रिका में छपा भी इनका जो लेख संग्रह है। साहित्य के तत्व एवं आयाम क्या है, साहित्य सिद्धांत है, दे देगा डॉक्टर बीपी केसरी कर साहित्य सिद्धांत कर का नाम है के। तो आपको मारना होगा साहित्य के तत्व एवं आयाम जो है इनके साहित्य सिद्धांत हैं। झारखंड आंदोलन की वास्तविकता इनके द्वारा लिखा गया है। झारखंड इतिहास के कुछ सूत्र इनके द्वारा लिखा गया है। झारखंड भाषाओं की समस्या और संभावनाएं इनके द्वारा लिखा गया है। चरित्र निर्माण सिद्धांत और प्रक्रिया, मैं झारखंड हूँ, याद रखिएगा यात्रा संस्मरण है। पूछ देगा कि डॉक्टर बीपी केसरी कर यात्रा संस्मरण का नाम बताऊँ, तो क्या है, मैं झारखंड हूँ। झारखंड के सदान, जाति वैज्ञानिक अध्ययन है। झारखंड के सदान भी इन्होंने लिखे हैं, लेकिन वह एक वैज्ञानिक अध्ययन भी है। नेरवा लौटा संस्कार सांस्कृतिक अवधारणा, ये भी आई है, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया क्या, नेरवा लौटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा। सिर्फ 16 सफ़े हिंदी कविता है, इनके द्वारा लिखा गया। पूछ देगा कि डॉक्टर बीपी केसरी कर हिंदी कविता कर का नाम है, तो याद रखिएगा सिर्फ 16 सफ़े। बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा। नागपुरी कवि और उनका काव्य, ये भी आई है, याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखा गया है। नागपुरी लोकगीत का वृहद संग्रह भी आई है, इनके द्वारा लिखा गया है। रेडियो ले दूठो नागपुरी नाटक, ये भी आई है, ठीक है। नागपुरी भाषा और उद्गम विकास भी आई है। ठाकुर विश्वनाथ शाही, ये भी आई है। तो ये इधर आपके 5-6 भी आई प्लस एक यहाँ पे नेरुआ लोटा सांस्कृतिक अवधारणा। ये किताब जो है आपको ये किसी भी कीमत पे ये और ये आपके दिमाग से निकलने नहीं चाहिए, एकदम दिमाग में बैठा करके आपको रखना है, ठीक है। या तो ये सब भी रख लीजिए, लेकिन ये कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बराबर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बैकग्राउंड से हमेशा से यहाँ क्वेश्चन उठा के पूछे जाते रहे। आइए अब काव्यगत विशेषता, ठीक है। काव्यगत विशेषता में क्या है, इनकी कविता का जिक्र है। कविता का नाम क्या है, गाँव। कविता का नाम क्या है, गाँव। इस कविता में कवि गाँव की सुंदरता को नहीं बल्कि उसकी उदासी गरीबी का बखान किए हैं। हम बताए ना कि ये आंदोलनकारी है, तो आंदोलनकारी है तो झारखंड से जुड़ाव है, झारखंड के लोगों का उत्थान चाहते हैं, झारखंड का उत्थान चाहते हैं। तो झारखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, तरह तरह के पर्व त्योहार हैं, सुंदरता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, झारखंड की उदासी और गरीबी को समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये आंदोलनकारी है। जेठ कर रौद भादो कर बरखा पूस कर जाड़ सुखले गतर पर और कर ई गाँव। जेठ कर रौद भादे कर बरखा पूस कर जाड़ सुखले गतर पर और की गाँव। मतलब कवि कहते हैं इसमें कि जेठ में गांव का जो रोद होता है, देखते हैं कितना कड़ा होता है, एकदम मुंह झोंस देगा, मुंह जला देगा, इस प्रकार का लू चलती है, हवा चलता है। भादो कर बरखा और पूस कर जाड़, देखिए इस प्रकार का बरखा होता है, पूस का घर है, छप्पर का घर चूरा है, गरीबी है, कीचड़ है, रोड नहीं है पहुंचने तक, ठीक है। और वैसा पूस का जाड़, हड्डी कपा देने वाली ठंड के कारण कितने लोग मर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें क्या है, बस खुला बदन पे ही वहाँ शरीर पे सूखता रहता है, सूख रह जाता है। इसके बावजूद मन से क्या, मन में ओह तक आह तक नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों को तकलीफ़ों का ये जिक्र करते हैं। गरीबी के चलते गांव के चारों कोना में वन उपवन टोंगरी मनुष्य के दुश्मन जैसा समझ आने लगता है। ये क्या है, ये सुंदरता है। वन क्या है, झारखंड की गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, तो वन है, उपवन है, टोंगरी है, ठीक है। ये सारे सुंदरता का काम करते हैं, मनमोह का काम करते हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, कवि को उनके दुश्मन जैसा प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि सरना का जो फूल है और सरहुल का चांद कितना बढ़िया है। देखिए सरना का फूल और सरहुल का चांद भी बदरंग इनको लगने लगता है, ये गरीबी और उदासी के चलते। चाहली हम तोड़े धार के मुंह मोड़े, लेकिन असाइद बाला कर नदी में चले नहीं नाव, गांव बड़ा उदास ठाव। वाह क्या कविता, क्या बोल रहा है कि हम चाहे इस
तो चुप्पी को तोड़ना, इस समस्या को दूर करना, इससे बाहर निकलने का प्रयास किए, इस उदासी से, इस गरीबी से। लेकिन क्या है कि बालू का नदी में कभी नाव चलता है, नहीं चला पाइएगा। गांव बड़ा उदास ठाव, गांव एक उदास ठाव माने स्थान, एक उदास स्थान। इस चीज़ को, तकलीफ़ को ये रखते हैं, क्यों? क्योंकि एक आंदोलनकारी हैं, कभी इस उदासी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह असाध्य काम है। डॉक्टर बीपी केसरी के शुरुआती दिन में जो दुख कष्ट थे वे सभी को गांव कविता में उतार दिए। मतलब इनका बाल्यावस्था, बचपन बड़ा ही दुखमय बीता, तो जो भी इन्होंने गरीबी देखा वो सारे गरीबी की झलक ये अपने कविता में उतार देते हैं, अपने गीत में उतार देते हैं। दूसरा कविता, एक कविता क्या है इनके द्वारा, गाँव था, याद रखिएगा, 2 कविता जिक्र की हैं। दूसरा कविता क्या है, जिंदगी, याद रखिएगा, दूसरा कविता जिंदगी है, गाँव, दूसरा जिंदगी। आइए एगो दोसर कविता जिंदगी में डॉक्टर केसरी जिंदगी के समझायक और समझायक तिहा कर रहे हैं, जिंदगी को समझने की, समझाने की बात कर रहे हैं। कवि कहना कि हमरे कर दिन धीरे धीरे खत्म हो गए लग, हम लोगों का जो दिन है धीरे धीरे ढलने लगा। हमरे अखंड वन से अखंड तक निकल नहीं पा रहे, हम लोग जो इस वन, अखंड वन से निकल नहीं पाए, मतलब अपने सोच से, उधड़बेन से, ये उदासी से नहीं निकल पाए। हमरे कर मन में पतझड़ लगे उदासी भर रहा है, हमारे मन में जो ये उदासी जो भरा हुआ है, ये बस सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, दुख गरीबी को देख रहे हैं, इसकी सुंदरता को देख नहीं पा रहे हैं, तो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। यही इनका कहने का तात्पर्य है। चांद ऐसे मुरझाल दिसला जैसे थकल है, चांद भी क्या मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, जैसे थका हुआ आ रहा है। उकर चांदनी के देख के एगो, और उसके चांदनी को जब देख करके एक चरई, एक पक्षी, एक चिड़िया जब चहचहा उठती है अपन बोली से, मरघट नीरज सन्नाटा के तोड़ लें। जब उस सन्नाटा, वो जब वो नहीं निकल पाते हैं तो एक चिड़िया चहचहा करके उस अंधेरे को, उस सन्नाहट, मतलब मरघट मने शमशान में किस प्रकार सन्नाटा रहता है, चिता जल रही है, तो वैसे सन्नाटे को चीरती हुई एक पंछी की गूंज सुनाई दी, उसकी चहचहाहट सुनाई दी। वो तब थोड़े से होश में आते हैं, बाहर आते हैं। बड़ा उदास लागेला पतई झुरल फुनगी से, पारे थाकल चांद के उतरे, और एकदम सन्नाटा में कोनो सुंदर छोट चिड़ै कर बोले। इसी का यहाँ पे डिफिनेशन है। आगे आइए, आगे कवि कल्पना करे ना कि ठाव ले कते कते सपना उनकर आंख में किन्हे किंद्रेल। क्या है कि कितने तरह के सपना वो इस ठाव के लिए, इस जगह के लिए, नागपुरी भाईमन के लिए, ये छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, झारखंड के लिए ये देखे थे, इनके सपने में था। उनकर जिंदगी उदास सागर नियर हो गया, लेकिन इनका जिंदगी क्या है, उदास एकदम, मैंने सागर, मैंने उदासी खत्म ही नहीं हो रहा है। वो बोलते हैं ना, मूवी आप लोग देखेंगे कि ये दुख खत्म काहे नहीं होता है, बस वही वाला कहानी है। ठीक है, ये पंक्ति से कवि का जिंदगी का छूछापन दिसेला, मतलब उसके जीवन में एकदम छूछापन है, कुछ नहीं है इंटरेस्टिंग काम, वैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ दुख, उदासी, गरीबी, इस चीज़ को ये जिक्र करते हैं। ठीक है, अकेलापन, ठीक है, ये अकेलापन है इनके जीवन में। कवि के लागेला कि यदि यह जिंदगी रही तो गोटा ब्रह्मांड में हमरे कर कोनो चिन्ह नहीं बची। अगर इसी प्रकार ज़िंदगी हम जी लेंगे, इसी उदासी में घिरे रहेंगे, तो मेरा कोई भी नामो निशान ब्रह्मांड में नहीं बचेगा। ऊपरी आसमान में चांद और नीचे सागर, अथाह घना जंगल रह जाएगा, कुछ भी नहीं, चांद, धरती, जंगल, सागर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, इनका ये कहने का मतलब था। अब देखिए अगला 2 लाइन, इसी का ऊपर एक्सप्लेनेशन बताए। कोई चिन्ह नहीं बाची, विशाल आकाश में रही, खाली चांद और हेटे समुद्र, वही अथाह जंगल कर। मतलब वो चाह रहे हैं कि कुछ करना है जिससे नाम रहे, हमारा चिन्ह रहे, इस उदासी से बाहर निकलना है, लेकिन बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए अगला है, कहिया तक हमरे देखब एटलस में इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, कहिया तक हमरे किताब में पढ़ब स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व बाट। बोलता कब तक भाई हम लोग, कब तक ये एटलस में इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को ढूंढते रहेंगे, कब तक किताब में पढ़ते रहेंगे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। भैया एटलस में हम कब अपने झारखंड को देखेंगे, कब अपने भारत को देखेंगे, कब हम नागपुर को देखेंगे, कब हम छोटा नागपुर को देखेंगे, कब हम नागपुरी भाषा को देखेंगे। इतना समृद्ध कर देना है झारखंड को, छोटा नागपुर को, कि जो इतना समृद्ध कर देना है छोटा नागपुर को कि एकदम मतलब एटलस में आ जाए, इस प्रकार बोल रहा है। यही एगो और दूसर कविता कहिया तक, 3 कविता का जिक्र है। पहला एक गांव, ठीक है, पहला का जिक्र क्या है, गांव। दूसरा जिक्र है क्या, कविता का जिंदगी। तीसरा जिक्र है क्या है आपका, कहिया तक। ठीक है ना, तो यही कहिया तक, कहिया तक है एटलस में, ये सब देखते रहेंगे भैया। अब हम झारखंड को देखेंगे, छोटा नागपुर को देखेंगे। कवि मनुख मन में कहना कि आखिर कब तक हमारे मन में एटलस, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को को खोजब और किताब में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के पाठ पढ़ब। कवि कहना कि सब हमरे कर जीवन स्तर कहिया से ऊपर ऊपर उठी, इस सबसे हम लोग का जीवन स्तर कब ऊपर उठेगा। कहिया हमरे किताब और एटलस में अपन जगह के बनाओ। कहिया देखिए आ गया ना, कहिया इस एटलस में हम अपना जगह बनाएंगे, झारखंड का जगह बनाएंगे, छोटा नागपुर का जगह बनाएंगे। कब नागपुरी जगह बनाएगा, कहियो तो ऐसा होबे करी, ऐसा आसरा सब मिल के करीला। कहियो तो ऐसा होगा, कभी तो ऐसा मिरेकल होगा जब हम लोग सब मिल करके करेंगे, आसरा मिल करके मेहनत करेंगे, तो झारखंड का भी एटलस पे आपको दिखेगा। प्रोफेसर केसरी जी उस साहित्यकार है कि जिनकर कविता में मूल रूप से क्या सरल,
गरल, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, झारखंडी मनुख और गोटा झारखंड कर दुख कर भाव रहेला। इनके अधिकतर कविता गीत में क्या दिखेंगे? सड़ा हुआ, गिरा हुआ, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित झारखंड। क्यों? क्योंकि एक आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड की आत्मा को कराहते कि बेड़ियों में जकड़े हुए इन्होंने देखा है। डॉक्टर केसरी कर नज़र कर झारखंड का आत्मा और उकर सुझाव के देखेला। वो चाहते हैं कि झारखंड की आत्मा और झारखंड के सुधार हमेशा इनके मन में रहता था, डेवलपमेंट, उत्थान इनके मन में रहता था। हियाँ कर सौंप कविता में डॉक्टर केसरी जी झारखंडी मनक जिंदगी के दिखाए की कोशिश कर रहे हैं। वे झारखंड के न सिर्फ प्रकृति की गोद में बसा हुआ झारखंड, बल्कि उनकी जो समस्या है उनको भी उजागर करते हैं। झारखंड कर दर्द और यथार्थ के वो अपन कविता में प्रतीकात्मक रूप बता लें। तो याद रखिएगा, कविता के माध्यम से ये शिष्ट काव्य के जो है इनका परिचय में आपका एक बहुत बड़ा लाइन है कि ये झारखंड के दर्द और उस यथार्थ को परिचित कराते हैं। ये तो 3 कविता का जिक्र था, हर एक चीज़ को बहुत बढ़िया से डिटेलिंग कर दिए। अब आइए डिटेल कर दिए हैं, अब आइए एवरीथिंग को देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट को। डॉक्टर बीपी केसरी का जन्म कब होला? 1931, 34, 33, 32। तो ये सब क्वेश्चन को क्या है समझा दिए, और आपको क्या है एग्जाम में सही आंसर मारना। जैसे 1933 से सही आंसर आना, तो ये तब लगेगा जब आप रट्टा मार के जाइएगा। अब आपको काम है रट्टा मारना। 1933 में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। इनका जन्म ठाव कर का नाम है? बिजुलिया, पिठोरिया, पहाड़ बंगरू, सकरा। तो याद रखिएगा कहाँ जन्म था इनका? पिठोरिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। इनका जन्म स्थान पिठोरिया कौन जिला में है? गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची। तब सबको जानते हैं रांची में पिठोरिया पड़ता है। बीपी केसरी का निधन कते आयु में होलक? देख रहे हैं डाइट केवल इनका बेसिक क्वेश्चन बनाना, कितने तरह का इनका डिटेल है, तो कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। 80 साल, 82 साल, 83 साल, 84 साल। तो इनका कब तक जिए थे? ये 84 साल की आयु में इनका निधन हुआ था। इनकर माता जी कर का नाम रहे? शांति देवी, लगन देवी, बिजुलिया देवी, चमकी देवी। तो याद रखिएगा इनके क्या है माता जी का, इनका माता जी का क्या नाम है? इनका माता जी का नाम है लगन देवी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, बाद बाकी इससे 25, 30, 35 क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि सेक्शनल टेस्ट में अपडेट कर दिया गया है। जो भी ऐप पे हैं उनको पता चल जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। एकदम अभी भी टाइम है, जो भी जुड़ना चाहते हैं कोर्सेज से जुड़िए, और जो जुड़ गए हैं आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग बिंदास टेंशन फ्री चीज़ों को रहिए। मेरा काम है जो एकदम 14-15 सितंबर तक ख़त्म करना, 1 मंथ बिफोर सिलेबस कंप्लीट होगा। आप एकदम रटते जाइए चीज़ों को, एकदम जो पढ़ा दिए उसको कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, थोड़ा डिले हुआ लेकिन अब डिले नहीं होगा। कंप्लीट नागपुरी आप एकदम 25 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से जुड़िए, स्टडी फॉर गोल्स से जुड़िए। स्टडी फॉर गोल्स क्या है? आपको आगे तक लेके जाएगा। कंप्लीट नागपुरी कोर्स आपके समक्ष है, जरूर जुड़िए, आप अपने मुकाम तक पहुंचिए। साथ ही याद रखिएगा झारखंड पेपर 3 का अभ्यास उतना ही ज़रूरी है, तो यहाँ से भी जुड़ करके झारखंड के टेस्ट लगाइए। पढ़ने के साथ साथ टेस्ट का भी टाइमिंग आ गया है, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिया जा रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। याद रखिएगा दोस्तों, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा कभी, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। इसी प्रकार, ताकि खुद से वादा किया हुआ है तो आप अपने आप को कभी पीछे नहीं धकेलने देंगे, हमेशा आगे की पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। और हम भी यही कामना करते हैं, स्टडी फॉर गोल्स भी यही कामना करता है। तो सही रास्ते पे सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की जवाबदेही मेरी है, और सब चीज़ आपको कंप्लीट मिलेगा 15 सितंबर तक। टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, ये मेरा आप समूह से वादा है। बस आप पढ़िए, रिजल्ट दीजिए, अपने लाइफ को एक नए आयाम दीजिए, साथ ही स्टडी फॉर गोल्स का नाम भी कीजिए। सभी को जोहार, जय हिंद।